सुप्रभात स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले दिनों हम लोगों ने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 का पार्ट 2 का हम लोगों ने अध्ययन किया था, संघवाद पार्ट 2 का। और आज इस टॉपिक का अंतिम भाग पार्ट 3 लेके मैं आपके माध्यम से हम उपस्थित हुए हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले प्रिय छात्र छात्राओं, हम विषय पे आते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारत में विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय सरकार आज का टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। भारत एक विशाल देश है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि विश्व में चीन के बाद आबादी में भारत दूसरे स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां नंबर है। और आज भारत की कुल आबादी वर्तमान समय में लगभग 140 करोड़ है। हालांकि एक एक्यूरेट जनसंख्या, एक्यूरेट पैमाना नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा लगाया गया है। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि विश्व में हर 100 लोगों में से 18 लोगों का घर भारत में ही है। इस आंकड़े से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि में भारत आज विश्व में दूसरे स्थान पे है। प्रिय छात्र छात्राओं, भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता। संविधान निर्माताओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारी आबादी के हिसाब से हमारी शासन प्रणाली भी संचालित होनी चाहिए, इसलिए यहाँ 2 स्तर वाली सरकार बनाएगी। भारत के राज्य बड़े होने के साथ साथ यह स्वयं भी आंतरिक स्तर पर विविधताओं से पूर्ण हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा कि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, संस्कृति, लिंग, पहनावा अनेक होते हुए भी हम सभी एक हैं। आप नारा देते हैं कि भारत में विविधता, भारत की महानता, यानी कि हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं, यह हमारी संस्कृति को ही दर्शाती है। इस आधार पर भारत के राज्य बड़े होने के साथ साथ यह स्वयं भी आंतरिक स्तर पर विविधताओं से परिपूर्ण है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की हो। यानी कि स्थानीय स्तर, यानी कि जो हमारे स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको शासन का, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, इतनी सुदूर है कि उनकी सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि आप यहाँ पे स्वायत्तशाही संगठन को मजबूत किया जाए और इस आधार पर तीसरे स्तर की सरकार, जिसे हम लोग स्थानीय स्तर कह जाते हैं, उसको लागू किया गया और केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जब उपरोक्त जो भी लेवल है, जो भी स्तर है, उनसे सत्ता शक्ति को लेके तीसरे स्तर को दिया जाता है, तो इस आधार पे ऐसी सरकार को हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं और इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते
हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके। जैसा कि हम लोग सेकेंड पार्ट में अध्ययन किया जाए कि गांव की तमाम प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका समाधान केंद्र या राज्य सरकार समय से नहीं कर सकती है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि स्थानीय मुद्दे को स्थानीय लोगों के द्वारा ही समयबद्ध तरीके से उसको निस्तारित किया जाए। इसलिए यहाँ पे स्थानीय सरकार के गठन की बात आई और स्थानीय सरकार का गठन किया गया। प्रिय छात्र छात्राओं, हम जानें कि स्थानीय सरकार क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय कल हम लोग अध्ययन किए थे, यानी कि 3 स्तर वाली सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। स्थानीय स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि स्थानीय सरकार के उदाहरण हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको हम ले चलते हैं कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसमें जब विकेंद्रीकरण की बात आती है और पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की जब बात आती है तो यहाँ पे 4 प्रकार की समितियाँ बनी। उसमें सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में श्री बलवंत राय मेहता जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई। और त्रिस्तरीय में पहले स्थान पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे ब्लॉक या प्रखंड और तीसरे पे जिला की बात की गई। वहीं उसके बाद सन 1977 ईस्वी में अशोक समिति का गठन किया गया, जिसमें दूसरे स्तर का जो ब्लॉक या प्रखंड स्तर की जो बात की उसको हटाया जाता है और 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात की गई। इसमें पहला ग्राम स्तर और दूसरा जिला स्तर की बात की जाती है। उसके बाद सन 1985 ईस्वी में जीबीके राव समिति, बड़े गौर से आप इसको सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में इससे संबंधित यदि आगे आप अन्य कंपटीशन वाली परीक्षा में यदि आप प्रतिभाग करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको अवश्य रूप से मिलेंगे। तो सन 1985 ईस्वी में श्री जीबीके राव समिति, जिसे हम लोग राव समिति के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी पंचायतों को सत्ता मिलनी चाहिए, यानी कि पंचायत को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में उनको अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह अपना कार्य कर सके। और इसके बाद सन 1986 ईस्वी में श्री LM सिंघवी, जिसे हम लोग सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इस प्रकार से प्रमुख समितियां थी जिन्होंने पंचायत को स्वायत्तशासी संस्था बनाने के लिए वकालत की और अपनी अपनी समितियों के माध्यम से अपनी बात को रखी। और इसी के अलावा जो सिंघवी समिति थी जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि पंचायतों को, जैसे आपने श्री बलवंत राय मेहता की समिति जब बनी 1957 में त्रिस्तरीय सरकार की बात की गई, ठीक उसी से मिलता जुलता सन 1986 ईस्वी में ML सिंघवी समिति ने अपनी सिफारिश की, जिसमें बताया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि पंचायतों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अधिकार दिया गया, लेकिन चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को करना अनिवार्य नहीं था और इसका परिणाम यह होता है कि जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, जो हमारे ग्राम होते हैं, जो नगर होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसको संविधान में इसको वर्णित किया जाए। इस बात को लेकर वकालत की गई और वही बात है 1986 ईस्वी में LM सिंघवी समिति ने की, जिसमें कहा गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। और दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि न्याय पंचायत, सरपंच पद की वकालत की। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो इस सिंघवी समिति ने दी वह थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायतों में 3 स्तर की बात की वकालत की। और इसी का शायद परिणाम यह रहा कि 73वां जब संविधान संशोधन होता है 1992 ईस्वी में, प्रिय छात्र छात्राओं गौर कीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया
और इसे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में यह व्यवस्था लागू हुआ। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें बेहद वेरी इंपॉर्टेंट है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, सन 1992 ईस्वी में, और 24 अप्रैल 1993 को यह व्यवस्था लागू किया गया। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस आधार पे जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था अपना लागू की गई, उसमें 3-4 पॉइंट जो बेहद इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगा। उसमें सबसे जो पहली पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था में लाई गई, उसमें पहला पॉइंट था कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई कि महिलाओं के लिए जो हमारी महिलाएं आज तक दबी थी, कुचली थी, समाज की एक मुख्य धारा से उनको अलग रख दिया गया था। महिलाएं केवल पर्दे के अंदर होती थी, उनको बाहर लाने का अधिकार दिया गया, उनको राजनीतिक लाभ दिए गए। और इस आधार पे महिला के लिए आरक्षण की बात की गई और महिलाओं के लिए आरक्षण कुल जनसंख्या का कुल संख्या का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। लेकिन बिहार एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित किया। दूसरा पॉइंट जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके तहत दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें थी, SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन यह जनसंख्या के हिसाब से किया गया। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य से वहाँ की राज्य सरकार SC/ST के लिए सीटें आरक्षित रख सकती हैं। तीसरा पॉइंट, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। हालांकि जो पंचायत जो स्थानीय जो सरकार है वह राज्य स्तर की बातें हैं, राज्य स्तर का मुद्दा है, इसलिए पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया। हालांकि इसके पहले आपने जब पढ़ा होगा सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, तो वह आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, लेकिन जब पंचायतों की चुनाव की बात आती है तो यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। चौथा पॉइंट जो 73वें संविधान संशोधन है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया 5 साल। आपने देखा होगा संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ठीक उसी प्रकार पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा। और 5वां पॉइंट, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु, इसको आप लोग बार बार भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित मत होइएगा। जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा में देखा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद में सब में यानी कि कम से कम आयु का मानक 25 साल है लोकसभा में जैसे है, लेकिन जब पंचायतों की बात आती है तो पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु की जो समय सीमा वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा छठा पॉइंट, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसमें छठा पॉइंट जो बेहद इम्पॉर्टेंट जो है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। छठा पॉइंट, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। यानी कि स्थानीय स्तर की जो भी सरकारें हैं उनको धन रुपया पैसा कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था कौन करेगा, वह राज्यपाल के द्वारा होता है। और प्रत्येक 5 साल बाद इस वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये तो रहा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको मैं आपसे शेयर करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। इसके अलावा प्रिय छात्राओं, तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। स्थानीय स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका यानी कि नगर में नगर पालिका होगा और गांव होगा तो क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी आदि स्थानीय सरकार के उदाहरण है। स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी होती है, यानी कि उस राष्ट्र या राष्ट्र का सबसे निचला पायदान होता है और इस आधार पे सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है, जिसे राज्य की सरकार, राष्ट्रीय सरकार, संघीय सरकार
इत्यादि नामों से जाना जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, स्थानीय सरकारों के पास वह अधिकार होते हैं जो संवैधानिक रूप से या विधेयकों द्वारा उन्हें दिए गए होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि हम अभी आपसे बताए हैं, यानी कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है और सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके, यानी कि सत्ता का शेयरिंग किया जा रहा है, सत्ता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि सभी का विकास हो सके, जिससे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की जाती है। आज हम पंचायती राज के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, व्हाट इज पंचायत राज सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, फिर हम एक बार आपको रिपीट करने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से की एवं 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इसको गौर कीजिएगा, बार बार परीक्षा में आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से एवं 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात इसी तरह अनेक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की सीमा में लाया जा सके, यानी कि जो हमारी ग्राम है, जो गांव है, उसका भी विकास हो सके। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि सरकारी योजनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, जिससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से हो। इसकी कुछ कमियों को पूरा करने हेतु 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं अनुच्छेद 11 में किया गया। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, 73वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की भी व्यवस्था की गई। पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 हिस्सा प्रदान किया गया, यानी कि महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई। कुल संख्या का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके अलावा प्रिय छात्र छात्राओं, पंचायती राज व्यवस्था का संगठन यानी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है, उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिले स्तर पर जिला परिषद होती है। इसको हम अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायत का अध्ययन करेंगे तो ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर हेतु किया जाता है। ग्रामीण स्तर हेतु किया जाता है, जिसका लक्ष्य किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है, जिसे ग्राम पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत का मुखिया को गांव की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और उसका कार्य होता है कि गांव की विकास योजनाओं को शासन प्रशासन से जो भी योजनाएं गांव में भेजी जाती है उसको क्रियान्वयन करना और गांव का विकास तथा गांव के वे लोग जो पात्र हैं उनको समुचित योजनाओं का लाभ देते हुए उनका विकास करना होता है। इसके अलावा दूसरे स्तर पे पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत की श्रेष्ठ में
स्थित समिति है। इस समिति में अनेकों संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र तहसील व ब्लॉक स्तर पर होता है। इस समिति में हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर पालिका, समस्त प्रधान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य आदि होते हैं। इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लॉक है, जो हमारा प्रखंड है, उसका सीधा संबंध इससे होता है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो स्तर है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, जिसे हम लोग जिला परिषद कहते हैं, यह श्रेष्ठ एवं उच्च परिषद के तौर पर कार्य करती है। इसका कार्य ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों को देखना एवं उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन देना होता है। इस परिषद का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होता है, यानी कि पूरे जिले के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है। यह निचली समितियों को आवश्यक पड़ने पर अनुदान मुहैया कराती है। यानी कि निचली स्तर की जो समितियां, जैसे ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर पे यदि उनको धन की आवश्यकता महसूस होती है तो जिला परिषद उनको अनुदान मुहैया कराती है, ताकि वे अपना अपना विकास कर सकें, अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इस परिषद में जिलाधिकारी महोदय की बेहद अहम भूमिका होती है। इस समिति में समस्त पंचायत समिति के प्रधान मुख्यतः सम्मिलित होते हैं, अर्थात संपूर्ण जिले के प्रत्येक क्षेत्र से इन समितियों में अहम भूमिका निभा रहे सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे नगर पालिका या नगर निगम। अभी तक हम लोगों ने ग्राम स्तर की बात कही, अब शहरों के लिए जो निचले स्तर का जो सबसे छोटा जो पायदान है वह नगर पालिका या नगर निगम है। उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा अपनी जानकारी शेयर करूंगा। शहरों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं। भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो एक ग्राम और न ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उनके बीच का होता है। एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब एक नगर निगम बन जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। जहाँ कहीं भी आप वह सुविधा हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुँचाइएगा। आप हमसे क्लास में भी इन सभी चीज़ों को पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।